अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान आपको वेलकम करता हूँ। टीएमएक्स पे जब हम ट्रेड करते हैं तो जो एनालिसिस होता है उसके लिए बहुत से तरीके हैं, लेकिन चूंकि इनका जो मॉडल है ट्रेडिंग का वो सिंपल है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ। क्योंकि ये नेटिंग अकाउंट्स हैं तो आप इसमें बहुत हेजिंग या मल्टीपल ऑर्डर स्ट्रेटजीज अप्लाई नहीं करते, बल्कि ट्रेंड फॉलोइंग और थोड़ी सी रिस्क रिवार्ड सिंपल मनी मैनेजमेंट की जो स्ट्रेटजीज हैं वो बिगनर को ज़्यादा सूट करती हैं। तो आज जो मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसमें मैं कोशिश करूँगा कि वो कोर काम ऐसा एनालिसिस का जो आप अगर बिगनर हैं, स्ट्रगलर हैं, तो एक तो आप उसको समझ सकें, अंडरस्टैंड करें। दूसरा ये है कि अगर आप इसको आदत बना लेते हैं तो फिर आगे जाके आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो होते हैं उनकी ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये समझ लीजिए कि एनालिसिस जो है वो 3 टाइप के हैं मार्केट के अंदर, जिसको आप एक जनरल एनालिसिस कहते हैं। जनरल एनालिसिस में होता है कि जब आप चार्ट के ऊपर कोई भी ऐसी फॉर्मेशन देखें, यानी कि तो आपको वो देखते उसकी हाई लोज और मार्केट का ट्रेंड और इन चीज़ों की समझ आ रही होती है। जैसे अभी हमें इस चार्ट को अगर हम विजिबली देख रहे हैं बगैर एनालिसिस के, तो हमें पता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। इसी तरह से एक जनरल जो फॉर्मेशन या कह लें पैटर्न होते हैं, इनके बाद थोड़े से आते हैं जिनको हम कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स कहते हैं। ऐसे पैटर्न्स के लिए आपको थोड़ा कुछ वर्कआउट करना पड़ता है मार्केट के अंदर, जिसको आज हम मैपिंग की शक्ल में देखेंगे कि कैसे हम टीएल्स की मदद से मार्केट का एक जनरल जो स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से कुछ स्पेसिफिक किस्म के एनालिसिस होते हैं जिसमें आप टूल्स की हेल्प लेते हैं, और ये डिपेंड ऑन के आपका जो लेवल ऑफ मेच्योरिटी है वो किस तरह का एनालिसिस में। ये कोई रिकमेंडेशन नहीं होती कि आप सिंपल एनालिसिस करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएंगे, या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस या टूल्स की मदद लें तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे पैसे बनते हैं। ये डिपेंड ऑन करता है कि आपकी जो भी रूटीन फिजिबिलिटी या साइकोलॉजी है उसमें आपको सूट क्या करता है। हाँ, पता आपको सब चीज़ों का होना चाहिए। वो इसलिए कि सीखने की जो कह लें ज़रूरत है वो हर वक्त रहती है मार्केट में। आपको उसको ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर आपको एक मेथड आता है तो आप समझें ये कंप्लीट मेथड है। आपको चूंकि प्रोबेबिलिटीज में काम करना है तो कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ अगर वो काम भी कर रही है, टेस्टेड भी है, तो उसको रिफाइन करने के लिए, बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो इसलिए जैसे अब हम आज बात करेंगे जो जनरल एनालिसिस है वो हम थोड़ा सा देखेंगे किस तरह से हम मार्केट में ट्रेंड को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, ये स्पेसिफिकली जो अभी आज हम करेंगे मैपिंग का काम, ये होगा ट्रेंड ट्रेडिंग और ट्रेंड कंटिन्यूशन के पैटर्न्स को डिफाइन करने के लिए। और इसमें कुछ रूल मैं साथ साथ डिस्कस करूंगा आपके। और जो बिगिनर्स हैं जब वो इस काम को शुरू करते हैं तो जो छोटी छोटी गलतियां जिन पे फोकस करना होता है वो फिर आपको जल्दी समझ आ जाएंगी। आपने इसमें दो लाइन यूज करनी होती हैं। एक को हम जैसे ये कहते हैं, आप हॉरिजेंटल अपनी टीएल या ट्रेंड लाइन यूज करते हैं। इसी लाइन को जब आप थोड़ा सा वर्टिकली यूज करेंगे, ये वर्टिकल टीएल या वर्टिकल लाइन के तौर पर भी यूज होती है, यानी ये चूंकि 180 डिग्री पे आप इसको मूव ऑन कर सकते हैं, तो हम इसी एक सिंगल लाइन को अपनी मैपिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब आपने सबसे पहले तो हॉरिजेंटल लाइंस पे प्रैक्टिसेस करनी होती हैं। वो बिगनर्स और बता रहा हूँ जिन्होंने ये काम नहीं किया होता। इसके लिए आपको मार्केट के फोकल पॉइंट्स का पता होना चाहिए। फोकल पॉइंट्स क्या होते हैं मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। नंबर एक, फोकल पॉइंट की डेफिनेशन ये होती है कि फोकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है मार्केट में जहां पर उसकी कुछ खसूसियात हैं। नंबर एक, वो आपको एक अकेला पॉइंट, सिंगल पॉइंट नजर आएगा टॉप पे, बॉटम पे, या ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट का थोड़ा विजिबल जो टर्निंग पॉइंट है वो शो हो रहा होता है। जैसे आप देखते हैं ना, एक सीधी रोड जा रही है और वो थोड़ा बहुत टर्न होती है तो उसका टर्न इतना वाजे नहीं होता, वो रोड तब भी डायरेक्शन में सीधी कहलाती है। लेकिन बाद दफा इतना विजिबल टर्न होता है कि आप उसको कह सकते हैं कि ये रोड अब यहाँ खत्म हो गई है और इसका एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। जस्ट लाइक मार्केट में फोकल पॉइंट ऐसे पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपको विजिबली भी समझ आ रही होती है, मार्केट की फॉर्मेशन भी ऐसी होती है कि मार्केट वहां से टर्न कर रही होती है। तो बाकी जब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा आपको ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले फोकल पॉइंट्स देखने, ठीक है। फोकल पॉइंट्स मैंने आपको बताया कि कोई भी टॉप बॉटम में या ट्रेंड में ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो विजिबल होते हैं, जहाँ से मार्केट की टर्निंग भी आपको शो हो रही होती है। इन पॉइंट्स को अब हमने डॉटेड लाइन मैच आउट करना है आपस में। इसके लिए जो हॉरिजेंटल टीएल है, ये जो मैंने बताया हॉरिजेंटली मतलब आप इस तरह से टीएल को ड्रा करेंगे। इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ऐसे फोकल पॉइंट से होना चाहिए जो विजिबल हो, ठीक हो गया। और आपने इसको लेके जाना है इसके फर्स्ट ब्रेकआउट तक। अच्छा, इसमें तरीके भी दो होते हैं आमतौर पर।
आप शुरू में बिल्कुल ही अगर बिगिनर हैं तो आप प्रैक्टिस में इसको फर्स्ट ब्रेकआउट, अभी आपको ब्रेकआउट्स का नहीं पता होता तो आप इसको ब्रेकआउट तो प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि आप इसको सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं फोकल पॉइंट्स को डिफाइन करने में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दोनों चीज़ें दिखा दूँ ताकि आपके लिए आसान हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर, अब इसमें थोड़ा-सा ये देख लें कि जैसे आपको ट्रेंड की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज़ कॉमन है। मार्केट में मैंने अक्सर देखा है कि बाद दफ़ा लोग आते हैं जब इंट्रो वगैरह होता है, तो वो कहते हैं सर हमें बहुत शौक है, बहुत पैशन है, इंस्टाग्राम से बच्चे देख लेते हैं और वो कहते हैं शायद फटाफट जो है ना रातों रात कुछ स्किल सीख के हम इसमें पता नहीं पैसे बनाएँगे। और कुछ लोग जिन्होंने अभी हाथ से मेहनत नहीं की होती मार्केट में, यानी स्ट्रक्चर टाइम, स्क्रीन टाइम नहीं दिया होता, तो वो ये समझ रहे होते हैं कि किसी की सर्विस ले लेंगे ऐसी और जिससे हमारा सारा मसला या वो टाइम एफर्ट जो है ना वो ओवरलैप हो जाएगी। नहीं, याद रखें, आप चाहे किसी मेंटोरशिप से लें, किसी की सर्विस लें या कुछ भी, जो मार्केट में आपको अपनी स्किल पे काम करना वो करना ही पड़ेगा। आपके पास अगर पैसा भी है तो वो भी इस चीज़ को, इस मसले को हल नहीं करेगा। ये 2 चीज़ें अलहदा ज़हनी तौर पर रख के चलें। जहाँ पर आपको पैसे की ज़रूरत होगी यानी मनी मैनेजमेंट की, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी मनी मैनेजमेंट से ही सॉर्ट होंगी मार्केट में। लेकिन जहाँ पे आपकी स्किल रिक्वायर्ड है, मेहनत रिक्वायर्ड है, वहाँ पर आपको अपना काम एक दफ़ा कोर्स से करना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या फिर आपका वो बैलेंस क्रिएट रहता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक चीज़ करते हैं, दूसरी चीज़ मिस होती है। मार्केट में बैलेंस अप्रोच से ही आप अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने फोकल पॉइंट्स के लिए दिया ट्रेंड की डेफिनेशन, जो हायर हाई हायर लो एक कॉमन चीज़ है, वो सबको पता होता है। और लोअर हाई और लोअर लो की डेफिनेशन पे काम करना है। अब इसमें मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये मेरे पास एक लोस पॉइंट शो हो रहा है, ठीक है। लोस पॉइंट का मतलब है यहाँ पर ये लोस पॉइंट। अच्छा, अब मैपिंग में जब आप ये लाइंस लगाते हैं तो आमतौर पर इसके दो तरीके होते हैं। ये तो जैसे अब मिसाल ले लें, मैंने बिल्कुल टॉप के ऊपर ये जो विक थी, लेग थी, इसके ऊपर इस लाइन को रखा, तो टेक्निकली देखें तो ये आपका फोकल पॉइंट भी दुरुस्त है और लाइन भी दुरुस्त है। लेकिन आगे चल के आपको थोड़ा-सा इस चीज़ को जब आप रिफ़ाइन करते हैं, फिर आपको समझ आती है कि हमने लाइन्स को थोड़ा-सा इस तरह से लगाना है कि जहाँ पे आपकी ये विक्स जो हैं मल्टीपल एवरेजेस होते हैं। यानी आप लाइन लगाएँगे तो सही, लेकिन अगर आप देखेंगे कि आपकी लाइन ऐसी है जिसके अंदर मल्टीपल पॉइंट्स एक जगह पर आ रहे हैं, जिनमें कम से कम किसी कैंडल की बॉडी शामिल नहीं होनी चाहिए। ये मैं स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बता रहा हूँ कि जब आपने स्टार्ट करना है मैपिंग को लगाना फोकल पॉइंट को, तो आपने उसमें बिल्कुल उस पॉइंट के टॉप पे नहीं रखना, बल्कि उसकी विक्स उस बॉडी से ऊपर ऊपर उसको एवरेज करने की कोशिश करनी, ताकि आपको ज़्यादा लाइन ना लगानी पड़े। तो ऐसी सूरत में आपने देखा कि मैंने यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पे एवरेजेस को यहाँ पर इस लाइन को रखा, ठीक है। अब अच्छा, कोशिश किया करें, जब जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं अक्सर हम उनको दो चीज़ें बताते हैं जो मैंने कॉमन मिस्टेक देखी हैं। जब आप लाइन ऐसे लगा लेते हैं, एक तो लाइन सीधी लगाएं, उसको डीसिलेक्ट कर लिया करें ऐसे, डीसिलेक्ट कर लिया करें, ताकि वो ये होता है कि बाद दफ़ा आप जब चार्ट को आगे पीछे स्क्रॉल करते हैं, फिर आपकी वो लाइन जो है ना वो अपनी प्लेसमेंट ख़राब नहीं होती उनकी। तो इसलिए कर लें। दूसरा इसलिए भी कि अगर गलती से ये सिलेक्ट हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट है जो आप मार्केट के चार्ट के ऊपर ड्रा कर रहे हैं, तो आपसे गलती से डिलीट का बटन दब गया या कुछ ऐसी चीज़ हुई, तो क्या होगा, जितने भी सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट हैं वो सारे डिलीट हो जाएंगे, तो आपका काम डिस्टर्ब होगा इससे। तो ये एक है जो कॉमन मिस्टेक है। दूसरी अक्सर कॉमन मिस्टेक इसमें ये होती है कि जब आप ये काम कर लेते हैं, जैसे हम कुछ मैपिंग करेंगे, उसके बाद कोशिश किया करें MP4 जो आपका MP5 है इसको एक दफ़ा बंद करके ओपन कर लें, क्योंकि इसमें स्पेशली सेव का बटन नहीं होता, बल्कि ये जब एक बार आप खुद से बंद करके टर्मिनल को ओपन करते हैं तो ये ऑटो सेव हो जाता है आपका काम। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं और आपने इस तरह से इसको सारे काम को करने के बाद खुला छोड़ दिया और इत्तेफाक से आपकी बैटरी लो हो गई, या आपने जैसे स्क्रीन को लोग नीचे बंद कर देते हैं लेकिन लैपटॉप चलता रहता है, वो समझते हैं कि ये शायद ऑन रहेगा। ये दोनों सूरतों में जब आप टर्मिनल को खुद से ऑफ नहीं करेंगे और वो सडनली ऑफ हो गया, तो समझे आपका जो काम है वो सेफ नहीं होगा। फिर आपको दोबारा से वो काम करना पड़ता है। ये अक्सर वो कॉमन मिस्टेक है जो बिगनर्स की इसमें आ जाती हैं, इसलिए मैंने इसको पहले ही आपको बता दिया। तो अब ये यहाँ पर हमने फोकल पॉइंट, इसको डीसेलेक्ट कर लेंगे लाइन को, इस तरह से फिर इस लाइन को लेंगे, और यहाँ से अब हम इस लाइन पे देख रहे हैं ये हमारा कॉमन पॉइंट। अब कॉमन पॉइंट ये कैसे आ रहा है, एक तो हमारी विक्स एवरेज हो रही है, फिर हमें मार्केट की टर्निंग भी वहाँ पे वादे हो रही है, तो फोकल पॉइंट। शुरू शुरू में बिगनर्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं कोशिश करूंगा साथ साथ ही इसके आपके आंसर कर दूं।
वरना तो इंशाल्लाह इस पे मल्टीपल शॉर्ट वीडियोस भी लेके आऊँगा ताकि आपको ब्रीफली जो है कॉन्सेप्ट इस चीज़ का एनालिसिस का क्लियर हो सके। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि ये भी एक फोकल पॉइंट जो कि अकेला है, वे क्लियर है, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से मार्केट टर्निंग, तो आप इसको एज़ ए फोकल पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से अब आप देखें तो लोस पॉइंट आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है? अब होता ये है कि उसमें बाद दफ़ा ये होता है कि आप बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स को शुरू में, चूँकि मार्केट का स्ट्रक्चर देखने की अभी कैपेसिटी नहीं होती। मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट को बिगर पिक्चर में देखने की अभी यूज़र की कैपेसिटी नहीं होती। वो बड़े पैटर्न्स को डिफ़ाइन नहीं कर सकता, इवन आँख से भी देखकर, या कॉम्प्लेक्स छोटे पैटर्न में बाद दफ़ा कह लें ओवर मैपिंग करना शुरू कर देता है। तो इन चीज़ों के लिए भी स्टार्ट में आप 2 चीज़ें ध्यान में रख लें। नंबर 1, ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये ग्रिड है एक, जो आपकी मार्केट की प्राइस को डिफाइन करती है 100 यूनिट के हिसाब से। तो एक जनरल रूल है कि अगर मार्केट 100 पिप के अंदर ही फॉर एग्जांपल मूव हो रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट एक टाइट रेंज में। ऐसी सूरत में कुदरती बात है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस अगर नज़र भी आए तो आपने उनको सिर्फ 1 या 2 लाइन से एवरेज करना है। हर फोकल पॉइंट के ऊपर जाके आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? आप बैकग्राउंड पे देख रहे हैं कि मार्केट 100 पिप की रेंज के अंदर ही हर फोकल को बना रही है। तो उसमें ज़्यादा चांस नहीं होते कि आप सारे फोकल्स को ही अहमियत देंगे। बल्कि आपने 100-50 पिप के अंदर आमतौर पर आप अभी देखेंगे कि 1-2 फोकल ही हैं जो आमतौर पर मार्केट में जो ज़्यादा रिलायबल हैं वो बन रहे होते हैं। तो ये भी आपने थोड़ा देखना ताकि आप ओवर मैपिंग से शुरू में इन प्रैक्टिस से आपका टाइम बच जाए। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम लगाते हैं दोबारा एक फोकल। अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से मार्केट का एक आपको टर्निंग पॉइंट भी शो हो रहा है, ठीक है? फिर आप इसी तरह से यहाँ पर एक फोकल लगाते हैं। अच्छा, ये जो लाइन है ये सेटिंग के लिए आप टूल्स में जा सकते हैं, ऑप्शंस में जाएं, और वहाँ पर क्या है कि आप अगर यहाँ पर देखें ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है, तो वहाँ पे आप ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बाय द सिंगल माउस क्लिक। इसका मतलब अगर मैं इसको टिक करूँगा तो जैसे ही मैं कोई ऑब्जेक्ट लगाया करूँगा, एक तो मुझे माउस का एक क्लिक उसको सिलेक्ट करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है? और दूसरा ये है कि वो फिर मेरा उस पे बार-बार डबल क्लिक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो सिलेक्ट और डीसिलेक्शन ईज़ी होती है। तो आप इनके ये वाले भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, वरना आपको डबल क्लिक से एवरी टाइम काम करना है। यहाँ पर देखूँ तो मुझे ये एक फोकल पॉइंट नज़र आ रहा है स्टैंड में, और इसी तरह से यहाँ पर मुझे अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि आप दाएं से बाएं तरफ फोकस पॉइंट ड्रा करेंगे शुरू में। बाद दफ़ा ये होता है डाटा होता है तो कुछ बच्चे दाएं से बाएं तरफ आना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मार्केट की मूवमेंट ही लेफ्ट टू राइट है। तो आपने भी कोशिश करनी है स्टेप बाय स्टेप चलें, और दैनिक तौर पर आप ये ऐसी समझें कि मार्केट के साथ साथ आप इन चीज़ों को ड्रा कर रहे हैं जैसे जैसे वो मूव। तो यहाँ पर देखें मैंने एक लाइन ड्रा की, इसका मतलब है इस एक एवरेज लाइन में मेरी कोई कैंडल की बॉडी नहीं है और मेरे सारे पॉइंट्स मोड़ इस पे टच दे रहे हैं। और लाजमी बात नहीं होती कि आप उनको ज़बरदस्ती टच करवाएंगे, आप भी सिर्फ अपनी लाइन को बाय रूल डिफाइन कर दें, वो खुद ही टच हो जाएंगे अगर होने होंगे तो। तो इसी तरह से ये नीचे लाइन पे हमने देखा कि अच्छा, अब उसमें बाद दफ़ा ये होता है, ये भी एक थोड़ी-सी आप अंडरस्टैंड करें, मिस्टेक ये करते हैं यूज़र, या तो शुरू में ना चूँकि अभी वो प्रैक्टिस नहीं, तो वो बहुत ऐसी छोटी-सी माइनर सी लाइन्स लगा लेते हैं फोकस ऐसे। तो इतना भी आपको इसको छोटा लाइन को फोकल डिफाइन नहीं करना। बाद ये होता है कि वो उसमें ना बहुत ही खुला स्टार्ट में या एक्स्ट्रा लाइन ही डिफाइन करके लगा रहे होते हैं, ऐसे। ये भी आपने थोड़ा-सा अपने काम में सफाई रखनी है। सफाई का मतलब ये है कि जिसकी रीज़न कुछ क्लियर हो होता। देखिए आप डाटा को रीड करने लगे हैं मार्केट में, ये जो डाटा चल रहा है सारा डिमांड सप्लाई का, आपने इसको रीड, ये आपका ऑफिस है एक तरह का एनालिटिकल, सारा स्टाफ आपने इसमें करना है। इसमें इवन आपके जो कलर आप डिफाइन करेंगे कि कौन सी इतनी लाइन जब आपने यूज़ करनी है उनका कलर कैसा हो, कंट्रास्ट कैसा हो, आप उसमें सफाई रखेंगे तो कुदरती बात है आपको आपका ही काम आसान होगा। तो इसकी आदत थोड़ी सी रखेंगे। आमतौर पर बहुत ज़्यादा शुरू से लाइन को एक्सटेंड ना करें, बल्कि इतना क रखें जो विज़िबली एक बैलेंस वे में आपको पॉइंट क्लियर हो, शो हो जाए। जैसे ये मैं आपके सामने लगा रहा हूँ लाइन्स को, ठीक है? अब मैं इस डाटा को साथ-साथ प्रोसेस करता हूँ, जो विज़िबल फोकल पॉइंट हैं वो आपके सामने मैं ड्रा करता हूँ। अब यहाँ पर हम मल्टीपल विक्स को एवरेज कर रहे हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पर देखे ये मल्टीपल एवरेजेस थी। एवरेज मैं कहता हूँ जब आप एक ही लाइन से मल्टीपल पॉइंट्स को ड्रा कर रहे होते हैं। और इसी तरह से आपने यहाँ पर देखा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें तो एक पॉइंट तो आपका ये आता है, ठीक है, और सेकंड पॉइंट थोड़ी देर बाद आपका ये भी आ जाता है।
अगर ऐसे पॉइंट्स आए तो शुरू में आमतौर पर बच्चे सारे पॉइंट्स को ड्रा कर रहे होते हैं, लेकिन चूंकि ये मैपिंग और आप पे इस पे मैं अगली वीडियोस भी लेके आऊँगा जब हम इसको मज़ीद एक्सटेंड करेंगे कि इसको हमने लाइंस को कहाँ तक ड्रा करना है, कितना ड्रा करना है, क्योंकि हमने कल इस पे रीडिंग करनी है। तो इन सारे कॉन्सेप्ट के लिए शुरू में जो काम होता है वो थोड़ा चेंज होता रहता है आगे जाके। तो उसको ज़हनी तौर पे ऐसा भी नहीं समझना आपने कि ये पता नहीं मेरी लाइन सही लगी है नहीं लगी है या मुझे इसकी समझ आ रही है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने सिर्फ काम शुरू करना है और उसमें आहिस्ता आहिस्ता आपने ऑटोमेटिकली जब करते जाना है तो रिफाइन हो जाना है, क्योंकि आप जो भी लाइन लगाएंगे वो किसी रूल के तहत होगी। तो ये लाइन इस तरह से फोकस पे शुरू में जो लगेगी फिर फोकस को डिफाइन करने के लिए वो ठीक है। इसी तरह से फिर आप यहाँ पर इस फोकल को ड्रा करेंगे, ठीक है, और फिर ये हमारे पास एक क्लियर फोकल है, ठीक है। और मैंने जैसा आपको बताया कि आप बिल्कुल ही अगर विक्स के कॉर्नर पे रख देंगे ये टेक्निकली दुरुस्त है, लेकिन हमने चूंकि एवरेजेस करनी है एक लाइन में मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाए, तो इसलिए हम इसको बॉडी से पहले पहले मैक्सिमम एवरेज विक्स के ऊपर लगा सकते हैं। फिर मेरे पास ये एक पॉइंट है, इसी तरह से हमारे पास एक लोस पॉइंट ही है। अब देखें इस पूरे में कोई ऐसा विजिबल टर्निंग पॉइंट नहीं है जो एज ए फोकल क्लियर हो। फोकल का मतलब है जिस पॉइंट से मार्केट का एक विजिबल, जैसे मार्केट के हिसाब से कहूँ तो 30-40 फीट का कम से कम विजिबल टर्निंग शो होना चाहिए आपको। इसी तरह से अब यहाँ से देखें तो ये आपको, ये चाहे एक ही बड़ी सी कैंडल बनी है, लेकिन अगर मार्केट में इतनी विजिबल कैंडल एक दो भी बने कि मार्केट का वहां से स्ट्रॉन्ग टर्निंग शो हो रहा है तो वो आपको लगा लेना अपना पॉइंट। अच्छा, कुछ पॉइंट मिस हो जाएंगे, कुछ आप शुरू में ओवर मैप कर लेंगे, ये चीज़ें आगे जाके कवर हो जाती हैं, इसमें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आप यहाँ से लेके जाएंगे अपने मजीद पॉइंट्स के लिए अब इस लाइन। अच्छा, लाइन को आप मैक्सिमम कहाँ तक ले जा सकते हैं, जहाँ तक भी आपके विजिबल चार्ट पे डाटा मौजूद है। जैसे आप अगर इस लाइन को मैं यहाँ तक रखूँ तो बाद दफ़ा होता है कुछ पॉइंट आपकी लाइन के पास से गुजर जाते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं ये टच नहीं हो रहा, ये सिर्फ इसके करीब मार्केट का पॉइंट है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ रखूँ तो ये एक फोकल पॉइंट है, और मैं यहाँ से इसको दोबारा लगाऊं तो ये सेकंड फोकल पॉइंट हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, जैसे मैंने बताया हमने थोड़ा सा इसको लॉजिकली भी रखना है, ठीक है। अगर मुझे उसी लेवल पर एक लाइन नज़र आ रही है, ठीक है, तो मुझे एक ही लाइन को ड्रा करना है, क्योंकि इतने करीब फासले पे दो लाइन ड्रा करना वैसे भी बाय रूल दुरुस्त नहीं है। जब आपके इतना फासला होगा 20-30 फीट का तो उसमें दो लाइंस के फोकल आमतौर पर कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते। कोई 30-40 फीट के डिस्टेंस पे अगर कोई फोकल नॉर्मली आ रहे होते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो इस पॉइंट को हम नियर टू टच पॉइंट कहते हैं मार्केट में। एक होता है टच होना, ठीक है, जैसे ये सारे पॉइंट टच हो रहे हैं, बाद दफ़ा वो नियर टू टच होता है। तो अब यहाँ से हम इसको लगाएंगे, ठीक है, अब ये भी इसी तरह नियर टू टच है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी यहाँ तक एवरेजेस जो हैं वो इसके साथ आ रही है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था आप देखेंगे 100 या 50 जो पिप्स हैं, अगर इसके अंदर मूवमेंट हो रही है तो आप ओवर मैप से वैसे भी वाइड करते हैं थोड़ा सा। अब ये क्योंकि आप देख रहे हैं 100 पिप के अंदर थी तो हमारी सिर्फ 2 से 3 लाइनें हैं जिन्होंने इसको कवर किया है। एनालिसिस इतना मुश्किल हार्ड नहीं होता, ये शुरू में आपको कोशिश करनी है कि आप जब ये वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करें, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स के ऊपर प्रैक्टिस करें, फिर जब आप रिसेंट प्राइस के ऊपर काम करेंगे तो वहाँ बहुत थोड़ा काम करना पड़ता है, लेकिन आपको इतनी जो मेंटल पैटर्न्स आपको कह लें याद हो जाते हैं, वो फिर आपके काम को आसान करते हैं। यानी आपने मेमोरी बैंक तैयार करना है अपना एक तरह। आपका ज़हन जब सबकॉन्शियस यूज टू हो जाएगा इस चीज़ का तो वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। प्रैक्टिस का मकसद ये होता है। और दूसरा ये कि अगर आप शुरू में ये मेहनत कर लेते हैं तो याद रखिए ये वो चीज़ें जो अल्टर नहीं होती। 200 साल पुरानी मार्केट है, वही पैटर्न्स हैं, कुछ मार्केट शेप बदलती है, बेसिक स्ट्रक्चर उसका वही चलता है। तो ऐसे में क्या है, फिर आपके लिए वो काम यानी इस अगर आप मैपिंग करते हैं तो इसके ऊपर आगे जाके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को देखना सीखना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर अब हमने ये फोकल लगाया और यहाँ पर हमने इसको एज ए फोकल रखा, क्योंकि यहाँ मार्केट का टर्निंग हमें शो हो रहा है, ठीक है। इस फोकल को हमने क्लियर किया, यहाँ पे हम इस फोकल पॉइंट को क्लियर करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम इस फोकल पॉइंट को लगा रहे हैं, लाइन कोशिश करनी है हमने सीधी रखा करें, ठीक है। अब ये मैंने फोकल लगाया, मैं इसको एक्सटेंड करके देख रहा हूँ, ये पॉइंट भी टच हो रहा है और ये पॉइंट भी टच हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक मैंने इस लाइन को, तो मेरे एक पॉइंट पे आप देख रहे हैं 3 पॉइंट टच में आ जाते हैं।
ये एक सिंगल फोकल है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप एक सिंगल फोकल से इनको एवरेज कर सकते हैं पॉइंट्स को। अब अगेन आप देख रहे हैं कि मार्केट 100 पिप्स के अंदर एक दिन की मूवमेंट में है, तो आपके यहाँ आपने बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं लगाने यार, छोटे छोटे टर्निंग के ऊपर आप पॉइंट लगाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, बाद दफ़ा ये होता है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं मिजाज के, वो कॉम्प्लेक्स में नहीं जाते, यानी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि वो इतना माइक्रो मैप नहीं करते, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा वाइड मैप शुरू कर देते हैं, यानी बिल्कुल ही टॉप और कॉर्नर पे सिर्फ लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। जो अंडरस्टैंड करना है आपको फोकल पॉइंट के लिए, वो यही करना है कि आपका जो पॉइंट है, एक तो वो विजिबल हो, उसके आगे और पीछे आमतौर पे आपको वो पॉइंट नज़र नहीं आता। जैसे आप देख रहे हैं इन पॉइंट्स में, मुझे इनके आगे पीछे कोई और ऐसे पॉइंट नज़र भी नहीं आएंगे। और सेकंड, जैसे मैंने आपको मार्केट का विजिबल टर्निंग बताया, वो वहाँ से शो होता है, ठीक है। तो आपने इतनी खुली भी नहीं मैप करनी कि आपके बिल्कुल पॉइंट्स ही ना कुछ हो अंदर, और इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी। तो थोड़ा बैलेंस अप्रोच के साथ हमने इस काम को करना है, ठीक है। इसमें अब आप ये देखें, इन पॉइंट्स को एक दफ़ा क्लियर करेंगे, ठीक है। अब इनमें मल्टी विक्स थी, तो हमने इस पॉइंट को एवरेज कर लिया, फिर हम यहाँ पे लगाते हैं। अब यहाँ तक हमने देखा तो ये हमारा मल्टीपल पॉइंट्स एक लाइन में आ रहे हैं, फिर यहाँ से स्टॉप को हम अब ये चूंकि बॉडी आ रही है, शुरू में आप बॉडी को इंक्लूड नहीं करते, तो आप सिर्फ अपने जो विक्स हैं उनको ही एवरेज करने के लिए कोई लाइन लगाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये मल्टीपल विजिबल हैं, जिसको आमतौर पर लोग मार्केट में डबल टॉप, ट्रिपल टॉप या डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम ये कहते हैं। तो ये पॉइंट्स को एक ही लाइन से हमने एवरेज करना, ठीक है। एवरेज के लिए जैसे मैं बता रहा उसको बिल्कुल ऐसे टॉप या बॉटम पे के बॉडीज आ जाए ऐसा नहीं, बिल्कुल एक जनरल एवरेज लाइन लगानी है कि जो विजिबली आपके उस सारे क्या लें पॉइंट्स को कवर कर रही होती है। इस तरह आप इसके टॉप पे ये इसको लगाएंगे, ये फोकल पॉइंट क्लियर हम इसको लगाते हैं। कोशिश करनी है कि लाइन आपकी सीधी ड्रा हो, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये आपने मल्टीपल विक्स को एवरेज किया इस लाइन के जरिए। मैपिंग एक अच्छा आर्टिस्टिक काम है, बेसिकली एनालिसिस जब आप करते हैं ना, जस्ट लाइक जैसे आप कोई पजल सॉल्व कर रहे होते हैं, स्टार्ट में आपको ऐसे फीलिंग आएगा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं वो जरा जल्दबाजी में होते हैं, उनको होता है कि पता नहीं ये मैं क्या लाइन लगा रहा हूँ, इसके ऊपर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा, क्या होगा। इतना आपको शुरू में अपने जेन पे ओवर बर्डन नहीं करना, चीज़ों को उतनी की वैल्यू दें जितना कभी उनका काम है। मैपिंग इसलिए ज़रूरी है कि मार्केट में आपका जो स्ट्रक्चर देखने का कैपेसिटी है वो बेहतर होता जाए, ठीक है। और सेकंड, फिर जब आप इसके ऊपर इसकी हम रीडिंग शुरू करेंगे, रीडिंग का मतलब हम इस पे डेफिनेटली आगे जाके रीड करेंगे मार्केट हमारी लाइंस पर। और लाइन में आपको बता दूं, ये जो आपकी बॉडीज के ऊपर लगती हैं, इनको आप रेजिस्टेंस लाइंस कहलाते हैं, ऑटोमेटिकली इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। और जो भी आपकी बॉडीज के नीचे की विक्स पे लगेंगी, ठीक है, उसको आप सपोर्ट लाइंस कह सकते हैं, बल्कि वो सपोर्ट ही होती है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट मैनुअल वे में लगाने का एक काम, जिसको हम अपनी जुबान में मैपिंग कह रहे हैं, वो है। और ये क्यों है कि मार्केट में स्ट्रक्चर को आहिस्ता आहिस्ता देखना या पैटर्न्स को देखना आसान होगा। फिर इनके ऊपर हम अपने रूल्स बनाएंगे कि इसको रीड कैसे करना है। फिर इस रीडिंग के ऊपर जब आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी क्या लें कि महारत अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर हम इसके ऊपर मनी मैनेजमेंट के रूल्स लगाएंगे कि भाई इस पे अगर ये अपॉर्चुनिटी आए तो फिर हमें क्या रूल्स के तहत जो है वो पैसा लगाने का जो रूल्स हैं, वो भी डेफिनेटली हर चीज़ के रूल होते हैं मार्केट में, कि कब कहाँ कितना लगाना है, आपने कैसे अपने पैसे को सेव करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ये फिर एक कंप्लीट थीम बन जाएगी आगे जाके। कंप्लीट थीम का मतलब एक ऐसी थीम जिस पे आप बगैर किसी टूल के, बगैर किसी और एक्सटर्नल सर्विस के, आप आराम से काम करके अपनी सेटअप रिफाइन भी कर सकते हैं, और अपना स्टार्ट जो आपका कैरियर है, काम है, वो अच्छी बेस के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अब देखेंगे, आपको आराम से पता चल जाएगा कि मैं 4-6 करेंसीज को एनालिसिस कर सकता हूँ, मैप भी कर सकता हूँ, उसमें मुझे 2-4 सेटअप डेली बेस पर आराम से मिल भी जाएंगे। तो उस पे आपकी मनी मैनेजमेंट भी जब आप एक्यूरेटली, तो आपको मार्केट में काम करना आसान हो जाएगा, तो इतना हार्ड भी नहीं होगा। हाँ, वो जो साइकोलॉजी है उस पे हम फिर और लेक्चर्स बनाएंगे आगे जाके, कि याद रखें आपके जो 4 चीज़ें हैं जिन पे आपने फोकस करना है मार्केट में, जब आप काम शुरू करते हैं या बिगिनर होते हैं या स्ट्रगलर होते हैं कह लें, इन्हीं 4 डोमेन में आपका सारा स्ट्रगल चल रहा होता है।
नंबर एक तो ये टेक्निकल एनालिसिस जिसका भी आप देख रहे हैं सूट यार, ठीक है। इसमें भी मैंने आपको तीन चीजें बताई। नंबर एक मैंने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस इस तरह से करना जिसमें कोई स्पेशली टूल यूज नहीं होते, बल्कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को खुद बाय रूल्स डिफाइन करते हैं, ठीक है। और सेकंड वो स्ट्रक्चर आ जाते हैं जिसमें आपकी टूल की हेल्प वगैरह लेते हैं, जिसकी वजह से आप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना आपको आसान हो जाता है। और इसी तरह से ये जो कंप्लीट एनालिसिस है जो आप चार्ट, इसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। सेकंड आता है फंडामेंटल एनालिसिस, यानी जिस इंस्ट्रूमेंट में काम करना है उसके कुछ फंडामेंटल वैल्यूज का भी पता हो। जैसे करेंसी है तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यूज और न्यूज़ वगैरह आती हैं फंडामेंटल, उस पर भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ लाइक किया करें और इन चीज़ों को शेयर करें, हमें भी इससे बूस्टअप मिलता है कि चले ऐसा कंटेंट आपके लिए काम आसान करे। तो वो फंडामेंटल एनालिसिस पे कुछ लेक्चर्स करेंगे हम सूट चाल के। तो इसी तरह से कह लें आपका तीसरा था मनी मैनेजमेंट। तो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल और मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में आपके बेसिक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए जब भी आप मार्केट में आते हैं। होता यह है कि बाद दफा किसी नॉन टेस्टेड आइडिया पे पैसे लगा के काम खराब हो रहा होता, यानी कि बाजार आपको एनालिसिस दुरुस्त लग रहा होता है लेकिन उस पर पैसे लगाने का जो अंदाज है वो गलत होता है। तो ऐसी सूरत में फिर हम ये कहते हैं कि ये मनी मैनेजमेंट इस थीम को सूट नहीं करती, आपको मनी मॉडल बदलना है, ये नहीं कि एनालिसिस को चेंज कर देना है। तो ये जो बैलेंस है ये भी क्रिएट करना वालों को नहीं पता होता सूट जाल में। तो ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो बाद दफा ऐसी हडल बनती हैं कि इसके लिए लोग फिर पूरी मेंटोरशिप ढूंढते हैं, कोर्सेज करते हैं और वो सारा कुछ करते हैं जिसमें वो टाइम पैसा सब खराब हो रहा होता है। तो आप इनको स्टेप में ऐसे ही रखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस आपका टाइम लेगा, जैसे आप एक मंथ अगर इस पे दे दें, इस तरह फंडामेंटल एनालिसिस को समझने के लिए अपने नोट्स बना लेते हैं, फिर आप अपने मनी मैनेजमेंट के रूल डिफाइन करते हैं। कितने मनी मॉडल मार्केट में जनरल तौर पे काम करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मनी मॉडल्स भी होते हैं, ठीक है। और ये 3 मंथ आपके इस तरह से प्रॉपर लगे तो आपकी एक अच्छी बेस बगैर किसी हेल्प के बकायदा तो आपकी अपनी मेहनत से बिल्डअप हो जाती है। चौथे नंबर पे आती है साइकोलॉजी। चौथे नंबर पे ये जो चीज़ है ना साइकोलॉजी, ये बड़ी हार्ड है। इस पे काम करना इसलिए भी थोड़ा मुश्किल है कि ये किसी को जबरदस्ती, जबरदस्ती से मुराद ये है कि आप इंजेक्ट नहीं कर सकते, उसको सिखा नहीं सकते। यानी आप उसको 4 रूल साइकोलॉजी के बताएंगे, उसकी साइकोलॉजी बदल जाएगी मार्केट में काम करना, ऐसे नहीं होता। इसलिए मार्केट में राइट और रॉन्ग जो लोग कर रहे होते हैं वो इन पहले 3 कामों के अलावा, यानी उनकी मनी मैनेजमेंट भी अगर दुरुस्त हो जाए, टेक्निकल या फंडामेंटल भी मोस्टली लोगों को पता होता है। तो प्रॉब्लम आती है साइकोलॉजी और डिसिप्लिन में। ये जो डिसिप्लिन है, साइकोलॉजी है, इन चीज़ों में आके ऐसी हर्डल्स है जो जल्दी तौर पर कवर नहीं होती। अच्छा, ये काम भी प्रैक्टिस से कवर होता है। साइकोलॉजी जब भी आती है इसके लिए भी एक बाकायदा एक तरीकाकार है कि कैसे आप अपनी जो साइकोलॉजी है इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे मार्केट में आहिस्ता आहिस्ता। आपके पैसे के बारे में जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मोस्टली लोग आते हैं तो वो कहते हैं जी हमने जी ऑनलाइन पैसा कमाना। भाई कमाना तो आपका एक ऑब्जेक्टिव है ना सिर्फ, लेकिन आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल से कमाने से थोड़ी बनती है। आप उसमें कमाएंगे कैसे, बचाएंगे कैसे और खर्चेंगे कैसे। मार्केट में तीनों काम एक वक्त में होते हैं, इसको मनी मैनेजमेंट कहा जाता है। अब ये तीनों में बैलेंस आदत क्रिएट करनी पड़ती है सूत्रचाल, जो पहले से नहीं होती है आमतौर पर। तो इस सूरत में आपको वो अपने थोड़े से कॉन्सेप्ट बदलने पड़ते हैं, वरना मार्केट खैर पैसे लेके बदलवा ही देती है लोगों को लॉसेस की शक्ल में। तो इसलिए जो अपनी साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करता है उसकी थोड़ी सी डायग्नोज अच्छी हो जाती है। फिर अगर वो किसी से हेल्प ले या बुक भी पढ़ लें, बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, किसी अच्छे मेंटोर के साथ बैठते हैं तो वो भी अपने एक्सपीरियंस से आपको उन चीज़ों को गाइड करता है। हम भी आमतौर पर जो लोगों को डिफाइन करते हैं यही कि आपको बिगिनिंग लेवल पर आके स्पेशली कोई पेड सिस्टम में नहीं जाना चाहिए। बेशुमार स्टफ पड़ा हुआ है, उसको उठाएं, सीखें, पढ़ें, थोड़ा टाइम दें, जो नहीं समझ आता उसके नोट्स तैयार कर लें। फिर हमारे कुछ फ्री सेशन कंडक्ट होते हैं, उनको लें आराम से अपने। और उसके बाद जब आपको एक अच्छी बेस मिल जाए, और ये मैं बता रहा हूँ जिसमें आपकी मेहनत है और ऐसी कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन बाद दफ़ा कुछ लोग होते हैं वो ये मेहनत नहीं करना चाहते और वो चाहते हैं कि ये भी हमें कोई ही बता दे आके, फिर उनको लाजमी बात है पेड सोल्यूशन ही मिलते हैं जाकर। तो इसलिए मैं ये लेक्चर्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ। ये आते तो कहीं ना कहीं पेड कंटेंट में भी होते हैं, लेकिन ये आपका टाइम और कॉस्ट बचा देंगे। इसलिए आपको इन चीज़ों को सीरियस वे में लेना है। अगर आप समझ जाएंगे, जो चीज़ ना समझ आए वीडियो में नंबर दिया गया होता है, आप राब्ता करके पूछ सकते हैं। अच्छा, अब उसमें ये भी नहीं है कि आप राब्ता कर पूछें ये कोई थीम है सर, ये कोई स्ट्रैटेजी, ऐसी चीज़ें नहीं है। ये एनालिसिस के लिए आपको एक बेस है जो बिगनर स्ट्रगलर हो। मैंने आमतौर पर अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अच्छे अच्छे भी जो हैं उन्होंने ये काम नहीं किए होते। ये बेसिक स्ट्रक्चर के काम है, ये भी किए नहीं होते। आमतौर पर यूट्यूब वीडियोस आप देख लें, इसमें तो बहुत से लोगों ने लाइनें तो
लगाई होती हैं, लेकिन इतने रूल डिफाइन नहीं होते उनके भी। एक लाइन किधर से शुरू हुई, किधर खत्म हुई, क्यों एक्सटेंड की, उसकी वैल्यू क्या है, उसको रीड कैसे करना, ये चीजें वो ना खुद पता होती है ना फिर वो उसको डिफाइन करते हैं। यूजर समझता है बस एक लाइन लगाई और ट्रेंड का पता लग गया। वो तो आपको आंख से देख के भी पता लग जाएगा ना। तो इंशाल्लाह इन चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते जाएंगे साथ साथ। तो साइकोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। इस पे आप अगर हमसे रब्ता करेंगे तो ये है कि कुछ लिंक्स और चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिस पे लोगों की इंस्पिरेशन कुछ वीडियोस हैं जिन्होंने स्ट्रगल की है, मेहनत की है। आपको बाद दफ़ा ये बायोस पढ़ने में या सुनने से फ़ायदा ये होता है कि आपकी फिर अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम चल रही होती है ना ट्रेडिंग को लेकर, वो आसान हो जाती हैं। फिर वो किसी के बताने करने से तो मैं जैसे बता रहा हूँ सॉल्व नहीं होना, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व होना होता है उन चीज़ों में। तो हमने एक फोकल पॉइंट यहाँ लगाया, ठीक है। इसी तरह से अब एक फोकल हमने यहाँ पर लगाया और आप देख रहे हैं ये ट्रिपल बॉटम यहाँ पर इस से क्लियर हो गई। अब आप देख रहे हैं यहाँ से स्ट्रेट ट्रेंड ऊपर जा रहा है और हमें कोई विजिबल ऐसा टर्निंग पॉइंट शो नहीं हो रहा, तो इसमें जबरदस्ती छोटे छोटे पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। आप विजिबल एक पॉइंट लगाएं जहां पर आपका मार्केट का आपको विजिबल टर्निंग भी शो होता है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं जहां तक कि उसका डाटा मैच करता है, ठीक है। और यहाँ पर हम बॉटम के ऊपर इस फोकल को लगाएंगे, इसी तरह से यहाँ पर बॉटम पे इस फोकस को लगाएंगे। ये हमारा फोकल पॉइंट क्लियर है, ये हमारे टॉप पे फोकल पॉइंट को एवरेज करेंगे। अब मेरे पास क्योंकि ये थोड़ा सा डाटा मैं देख रहा हूँ, आपको जो स्क्रीन पे जितना डाटा बाद दफा जूम आउट करके भी आप देख सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं। लेकिन अभी जितना मैं आपको जूम दिखा रहा हूँ ये इसलिए कि इसमें फोकल पॉइंट आ जाते हैं। बहुत ज्यादा जूम आउट करके करेंगे फॉर एग्जाम्पल, तो वो आपको बहुत से पॉइंट मिस होंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल इतना जूम हो, नॉर्मली जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ये काफी होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ज़ूम करें तो भी उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, उससे आपकी प्राइस ग्रिड चेंज हो जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं वो 150 पीस में आपको ओवर मैप करने लग पड़ेंगे। तो आमतौर पर एक या दो स्टेप का ऐसे ज़ूम जो होता है ना वो काफ़ी होता है। तो ये देखा हमने यहाँ पर इसको डबल टॉप को हमारे डाटा शो हो रहा था तो हमने इसको यहाँ पर लगाया, और चूंकि बॉडी नहीं टच करनी हम बेस के ऊपर इसको एवरेज करेंगे। लाइंस को सीधा लगाने की कोशिश रखनी है आपने। अच्छा, अब इसमें हमारे पास मजीद पॉइंट कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि हम बाएं से दाएं चल रहे हैं इसलिए हम लेफ्ट टू राइट ही रखेंगे इसको। और आप देख रहे हैं मैं मल्टीपल एवरेजेस विक्स की जो है सिर्फ उन्हीं पे पॉइंट्स लगाऊंगा, बॉडीज को क्रॉस डाउन नहीं करना आपने अपनी लाइन से। बिगिनर का आमतौर पे मैं ये भी देखता हूँ कि शुरू में क्या होता है कि वो शौक तो बहुत होता है काम का, उन्होंने देखा सुना भी काफी होता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है उनको ये नहीं पता है इसमें कहाँ से काम शुरू करना है, निसाब क्या होगा। जैसे आपने फॉर एग्जांपल कोई ग्रेजुएशन या समथिंग कोई क्लास करनी है तो आपके पास कम से कम उसी किताबें क्लियर होती हैं जिसपे आपको पता होता है कि एक साल में मैंने इसका इम्तिहान देना है। तो कहीं ना कहीं मेंटल प्रिपरेशन हो जाती है बंदे की। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसा ओपन फील्ड यूनिवर्सिटी है सीखने का कह लें, जिसमें दाखिल होने का रास्ता तो कहीं से ले लें आप, लेकिन उसके बाद आप इसको ऐसे समराइज नहीं कर सकते कि बस ये एक कोर्स है जो सब कुछ कर देगा। तो अक्सर मेरे से भी जब क्वेश्चन आते हैं सर कोर्स कराते हैं, तो हम कोर्सेज नहीं करवाते। मैं आपको बता दूं कोर्सेज ऑनलाइन बेशुमार पड़े हुए हैं चीज़ों के, पेड नॉन पेड। वो आपका नॉलेज और बेस क्लियर करते हैं, अच्छी बात है। हम ज़्यादा फोकस करते हैं ट्रेडर की प्रॉब्लम सोल्यूशन पे। यानी एक ट्रेडर है चाहे जो भी फेज ऑफ एक्सपीरियंस पर है उसका कोई ना कोई प्रॉब्लम चलता रहता है। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जो कहे जी मुझे सब प्रॉब्लम हल हो चुकी है तो मैं बस अब शायद पैसे पे पैसे ही बना रहा हूँ। ऐसा कभी नहीं होता मार्केट में, ये ऐसी फैंटेसी होती है जो लोगों ने सोच ली होती है। आपकी हर फेज ऑफ एक्सपीरियंस में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती हैं और आप उनको ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ जैसा सीखते रहते हैं या काम करते रहते हैं और फिर आपको एंगेज रखती है। तो शुरू में आपका चूंकि स्क्रीन टाइम नहीं बना, स्क्रीन ये जो हम काम कर रहे हैं ये अब हम स्क्रीन पे टाइम दे रहे हैं ना मार्केट में, तो इसका भी वो टाइम नहीं बना। स्क्रीन टाइम का मतलब है जैसे आप 2 घंटे की मूवी भी देखें तो आप ज़हनी तौर पर दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। और उसमें क्या है, मतलब बुरी मूवी की बात कर रहा हूँ देखें तो दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, अच्छी तो देखें तो आप थोड़ा रिलैक्स करते हैं, आपका ब्रेन एक्साइट होता है, कोई अच्छे
लेकिन अदरवाइज क्या है, क्योंकि आप स्क्रीन पे नजर लगा के बैठे हुए हैं, आपका दिमाग एंगेज है, तो वो आपको नहीं भी पता चलेगा तो आप एग्जॉस्ट हो गए होंगे। अब जैसे बहुत से लोगों जो है वो न्यूज़ भी देखते हैं, सोशल मीडिया भी एंगेज। शुरू में मेरी कोशिश होती है, मैं बिगिनर बताऊं, जब आप ये काम शुरू करते हैं इसमें फोकस चाहिए। आप 1960 से लेकर अभी तक 2000 में जितने कामयाब ट्रेडर्स गुजरे हैं, फॉर एग्जांपल जो रिनाउंड हैं, उनकी अगर बायोग्राफी उठा लें तो आपको कॉमन पॉइंट्स गाइडलाइन के मिलेंगे। वो लोग मेडिटेशन करते थे, उनका फोकस अच्छा था, वो अपनी माइंडली स्किल्स पे भी काम करते थे। अब ये वो चीज़ें जो कोर्सेज में नहीं आती, ये तो आपको ऐसे करनी है कि मैंने अपनी बेस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए जो भी होगा वो करना है। समझ रहे? जैसे आपने अब बैठ के सीट पे ही काम करना, जारी बात है, ये कोई खड़े होके चलते फिरते का तो काम नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि सीट पे बैठे हैं, सीट पे बैठने वालों को सबसे ज्यादा बीमारियां लगती हैं, तो आपको एक हेल्दी एक्टिविटी भी रखनी है। अब आपका जो कि दिमाग लगना है, तो आपको अपना मेमोरी भी शार्प करना है, फोकस भी बेहतर करना है। इसके लिए आप कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी हैं बेशुमार, ट्रेडिंग में भी बहुत सी किताबें इस पे लिखी गई हैं। तो बताने का मकसद ये है कि ये सिर्फ ज़हन में न रखें कि कोर्स करने से या कोई चीज़ करने से फौरी तौर पर शायद कोई सिर्फ पैसे से मुतल्लिक काम है। ये कंप्लीट एक स्किल है, लाइफस्टाइल है, माइंडसेट है, जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप होता है फिर आपका। अच्छा, इसमें अब हमने देखा कि हमने ये आहिस्ता आहिस्ता अपना फोकस इसमें क्लियर किए। इस फोकल को मिलाते हैं, अब देख रहे हैं कि मैं 100 पिप में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा पॉइंट्स को कभी भी ना लगाऊं, बल्कि एक या दो लाइंस होती हैं जो मेरी 100 से 50 पिप में मेरे पॉइंट्स को एवरेज कर देती हैं। ठीक है। अच्छा, ये आप किसी भी चार्ट पे लगाएंगे, मोस्टली ये मैपिंग मिलती जुलती होती है। ऐसा भी नहीं है कि इस पे कर रहा हूँ तो और है, यूरो यूएसडी पे करूंगा तो कुछ और हो जाएगा। ठीक है। तो ये तकरीबन सब पे फोकल पॉइंट्स का काम, और आगे भी जो हम करेंगे सेम है। इसलिए हम जनरल स्ट्रेटेजीज एनालिसिस पे काम करते हैं सबसे पहले। ठीक है। एज ए अब बिगिनर भी जब काम करें तो कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं जाना आपने, पहले सिंपल रखना है, ताकि आपका थोड़ा स्टेमिना और एक्सपीरियंस बन सके। तो अलबत्ता हाँ, ये है कि इसमें भी दो तरीके आते हैं। जैसे बाद बच्चों को मैंने ये देखा है कि वो एक ही चार्ट का बहुत ज़्यादा डाटा ले लेते हैं, पूछते हैं कि हमने एक जनरल रूल रखा होता है कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट, जैसे अब मैं ये फोकल पॉइंट्स आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ, आपको समझ आ गए, तो कम से कम 2 से 3 चार्ट ऐसे होने चाहिए, चाहे वो करेंसीज के हों, किसी चीज़ के हों, उनके ऊपर आपने ये पॉइंट्स इस तरह से 2 या 2.5 मंथ के डाटे पे इंट्राडे जैसे देख रहे हैं, 15 मिनट 30 मिनट ये H1 में ले लेने होते हैं। वैसे 30 मिनट और ये काफ़ी होता है। बाद करेंसीज में आप 15 मिनट में देख लेते हैं, और 30 H1 में ये नॉर्मल इंट्राडे मैप होती है। तो वो डाटा पीछे से बहुत ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, वो भी अच्छी बात है कि आपके पास हर तरह की फॉर्मेशन और पॉइंट गुजर जाते हैं, तो वो आपकी मेमोरी अच्छी बनती है आगे जाके। कुछ ऐसे हैं कि वो करेंसीज या करेंसी का मतलब है इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे ये होता है कि फिर हर इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ दूसरे से डिफरेंस होता है। इससे फिर आपको वो फॉर्मेशन समझने में मदद मिलती है। जैसे अब गोल्ड ऑयल की तरह नहीं चलेगा, करेंसी गोल्ड की तरह नहीं चलेगी। वो जो बिहेवियर है उनके इंस्ट्रूमेंट के, टेक्निकल बिहेवियर की बात कर रहा हूँ, वो थोड़े आपको इंगेज होना उनके साथ आसान हो जाता है। तो दोनों आपकी चॉइसेस हैं। आप पीछे से बहुत ज़्यादा डाटा ले लेते हैं तो भी मेरे ख्याल में ठीक है। अगर आप थोड़ा सा कम डाटा रखें, 2 ढाई मंथ का, और इंस्ट्रूमेंट को ज़्यादा कर लें मैप करने के लिए, तो भी ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइसेस पे होता है स्टार्ट में। आगे जाके तो चूंकि ये काम आपने रेगुलर करने होते हैं, तो इसलिए फिर वो इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। अच्छा, अब आपने देखे 2 पॉइंट आगे बड़े क्लियर और पास पास। अगर तो विजिबिलिटी टर्निंग की बात हो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ से भी मार्केट का डाउन क्लियर है, और यहाँ से भी। तो ऐसे में आप, अब अगर फॉर एग्जांपल अभी मैं इस लाइन को नहीं लगाता, तो इस लाइन को मैं यहाँ से ड्रा नहीं कर सकता सारी चौड़ में, ये बॉडी टच हो जाएगा। आगे जाके हम इसको स्पेसिफिक कर लेंगे कि और लाइनें शॉर्ट हो जाएंगी, मजीद कम लाइनें लगानी पड़ेंगी। अभी चूंकि हम सिर्फ फोकल डिफाइन कर रहे हैं, तो बाज पॉइंट ऐसे आ सकते हैं जहाँ पे चूंकि वो पॉइंट बड़े क्लियर हैं, तो आप वहाँ पर उनको करीब करीब लगा सकते हैं। यहाँ पर ये अब अच्छा जी, ये हमने ये देखा। अच्छा, अब जैसे ये देखें, यहाँ पर मैं बाद में इसको इतना एक्सटेंड कर देता हूँ, हालांकि इसमें नियर टू टच पॉइंट कोई नहीं आ रहा। अगर आपका नियर टू टच कहीं पॉइंट आए फिर इसको एक्सटेंड करें, वरना हर फोकल अपनी इंडिविजुअल हैसियत रखता है रीड होने में।
टॉप बॉटम से सपोर्ट रेजिस्टेंस मैनुअल तरीके से मैपिंग के ज़रिए हम लगा रहे हैं। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ही कह लें ज़रूरी काम है मार्केट एनालिसिस में, और इस तरह डिफाइंड तरीके से आपको ये कभी भी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। इसलिए कंटेंट भी इम्पोर्टेंट होता है एजुकेशनल। लाइक किया करें और थोड़ा सा आदत बनाएं कि काम खुद भी किया करें। ऐसा नहीं माइंडसेट रखना मार्केट में आके कि भाई सब कुछ जो है ना अगला कर दे, अगला ही दे दे, तो बस बैठ के शायद पैसे वैसे आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता मार्केट। अच्छा, ये देखें यहाँ पर आपने देखा ये बहुत बड़ी विक है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर है। बाद दफा आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सी चीजें बनती हैं। अब इसमें क्या है, रूल वही लगेगा। या तो आप बॉटम पे रखते हैं, वो हमें जैसे मैंने बताया इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इस विक के अंदर कहाँ पे रखूँ? नॉर्मली वहां पे रखें जहां पर ज्यादा पॉइंट्स कवर हो रहे हो। अब जैसे ये बेस यहाँ से क्लियर हो रही है बगैर बॉडी के, तो मैं यहाँ पे इसको एज ए विक रख देता हूँ। आगे हम काम करेंगे, इसको एरिया डिफाइन करेंगे और ये वो उसमें ये चीजें आ जाएंगी। लेकिन लाइन के रूल में ये आता है जहाँ पे मल्टी आपकी विक्स एवरेज होंगी, आप लाइन को वहीं पर ड्रा करेंगे। अच्छा, चूंकि मेरी एक फिल्टर लाइन लगी हुई है इसलिए आपको कलर से परेशान ना होइएगा। नॉर्मल चार्ट में भी फोकल पॉइंट वैसे ही रहते हैं, चाहे आप वो कलर करें या ना करें उसको। चूंकि वो पीछे कलर फिल्टर लगा हुआ है तो उससे ये फायदा हो रहा है कि आपका जो बाय और सेल है वो ज़रा ज़्यादा डिफाइन शक्ल में नज़र आ रहा है। वरना नॉर्मल चार्ट में आपको वो जो कैंडल्स हैं वो बाय सेल इकट्ठी नज़र आ रही होती है। लेकिन ये जो मैं आपको फोकल पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये सेम ही रहते हैं, इसका कलर से कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने इन विक्स को एवरेज किया और ऑलमोस्ट हमारे पास और ऐसे पॉइंट्स हम देखते हैं साथ साथ। अब आपने देखा यहाँ से यहाँ तक 100 पिप में मार्केट में कोई इतना विजिबल पॉइंट नहीं है। बाद दफा कोई शॉर्ट पॉइंट्स आप लगा लेते हैं, जैसे आपने इसको लगा दिया, ठीक है, आप लगा सकते हैं। तो मैंने बताया शुरू में आप जो मैपिंग करेंगे ना उसको ज़हनी तौर पे ऐसे नहीं लेना कि मैंने बहुत कोई परफेक्ट लाइन लगानी है या मेरी लाइंस बहुत एक्यूरेट होंगी तो शायद मेरा काम ठीक होगा। नहीं, इसको एक जनरल स्ट्रक्चर समरी के तौर पर लेके चलना है एनालिसिस की आपने। हाँ, इसमें वक्त के साथ साथ हम रूल्स ऐड करते जाएंगे ताकि आपकी थोड़ी महारत जो है और वो मेच्योरिटी जो एनालिसिस की वो अच्छी होती है। तो ये आज के करंट डाटा तक हमने देखा कि हमने इसके ऊपर ये हमारे फोकल पॉइंट्स को डिफाइन करने के लिए जो मार्केट्स में एज ए सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करेंगे वो डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि आपने किस तरह से बिल्कुल सिंपल, अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट भी दिखाऊं करके, अगर आप अब देखें ये मार्केट में पॉइंट्स आपके डिफाइन हो गए, ठीक है। तो कोई इतना हार्ड काम नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। हम इस पे जब असाइनमेंट करवाते हैं फिर थोड़ा टाइम का भी आगे जाके एक मतलब चेक करते हैं कि आप कितनी जल्दी मैप करना शुरू करते हैं। इस पे भी काम करना, जब आप मैप करें तो सिर्फ लाइंस पे फोकस नहीं, कोशिश करनी है आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में अपना जो परसेप्शन है उसको तेज करें, एक्टिव करें, ताकि आप जल्दी एनालिसिस और चीज़ों को पिक कर सकें। क्योंकि जब आप मल्टीपल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जाएंगे फिर आपका दिमाग जल्दी काम करेगा। आपने देखा ये लाइंस अब जो बता रही है मुझे बिल्कुल क्लियर फोकस हैं, जो मेरे मार्केट में टर्निंग पॉइंट्स और मार्केट की सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैनुअल में लगा रहा हूँ उसको इंतहाई क्लियरली डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वो पहला स्टेप होता है फोकस को डिफाइन करने का मार्केट में, ठीक है। और इसकी मदद से फिर आगे आप अपने काम को आहिस्ता आहिस्ता बिल्टअप करते जाते हैं। तो ये पहली वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, फिर कोशिश करेंगे इसमें मल्टीपल दो तीन और वीडियोस मैपिंग की ऐड करेंगे, ठीक है, ताकि ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको समझ आ सके। ये वो स्टफ है जिस पे अगर आप मेहनत कर लें, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका टाइम कॉस्ट बच जाता है। वैसे ये पेड में आता है, कुदरती बात है। पेड का मतलब ये है कि जब आप इसको ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे और मैच्योरिटी के अच्छे एडवांस लेवल तक जाना चाहेंगे तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। लेकिन चूंकि अभी हमने स्टार्ट करना है इसलिए मैं लेक्चर ये आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आप इसको देखें। और अगर इतना मेहनत का काम आप कर लेते हैं मेरे वीडियोस को देखकर और फिर मेरे से रब्ता करते हैं कि सर ये आपकी बात समझ आई है, हमने मेहनत की, ये काम किया है, मेरे दो चार ये क्वेश्चंस हैं,
तो हमें भी खुशी होती है कि एक बंदे ने मेहनत की है, देखा है, कुछ समझा है। तो फिर उसको हम हर चीज़ ये नहीं है कि आपको पेड ही बताना होता है। मेरी तो आदत है कि आप 10 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कंसल्टेंसी में बता देने मैंने। लेकिन मैंने आमतौर पे ये देखा है कि बताना शायद इतना काम नहीं करता जितना आमतौर पर आपकी अपनी मेहनत और बाकी चीज़ें काम कर रही होती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को देख के सीखने समझने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी वही बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों यारों से शेयर करें, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मज़ीद अच्छी वीडियोस और ये सीरीज़ के तौर पर आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को लेके आएंगे। तब तक इंशाल्लाह अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ओके, जज़ाकल्लाह।